हमें अभी अभी जोसेफ डगर और उनके परिवार के बीच असली ईमेल्स मिले हैं, जब वो अरकानसस की डिटेंशन फैसिलिटी में थे और फ्लोरिडा ले जाए जाने का इंतजार कर रहे थे, जहां उन्हें बाल यौन अपराधों के आरोपों का सामना करना था। इन ईमेल्स से कई बातें उजागर होती हैं। हम उनके पिता, उनकी पत्नी और उनके साले के साथ हुई बातचीत की बात कर रहे हैं। मैं इन बातचीतों के महत्व पर बात करना चाहता हूं, जो न सिर्फ कहानी बल्कि कानूनी मामले के लिए भी अहम है। स्वागत है साइड बार में, लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। मैं जेसी वेबर हूं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताना है जो मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगा। इसका नाम है अपसाइड। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अपसाइड आपको कैशबैक देता है। हाँ, रोजमर्रा की खरीदारी जैसे पेट्रोल, किराने का सामान, टेकआउट पर अतिरिक्त कैशबैक। तो आपको करना क्या है? आप अपसाइड को मुफ्त में डाउनलोड करें। आप एक ऑफर क्लेम करते हैं उनके 1 लाख से भी ज्यादा लोकेशंस में से किसी एक पर। आप अपनी कार्ड से सामान्य तरीके से पेमेंट करते हैं। आप खरीदारी को वेरीफाई करते हैं और बस ऐसे ही आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। मान लीजिए मुझे पेट्रोल लेना है या किसी रात बाहर से खाना मंगवाना है। मैं सबसे पहले अपसाइड ऑफर सर्च करूंगा। जब मैं खर्च करता हूं, पैसे ऐप में आते हैं जिन्हें बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। अपसाइड के रेगुलर यूजर्स औसतन साल में $254 कमाते हैं। तो अपना कैशबैक पाना शुरू करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या क्यूआर कोड स्कैन करें और ये सुनिश्चित करें कि आप प्रोमो कोड साइड बार का इस्तेमाल करें ताकि अपनी पहली टंकी पेट्रोल पर हर गैलन पर 25 सेंट का अतिरिक्त बोनस मिल सके। तो जोसेफ डगर केस के बारे में और भी बातें सामने आ रही हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। तो 31 साल के डगर 2 अलग अलग राज्यों में आरोपों का सामना कर रहे हैं। हमने पहले भी इस बारे में बात की है। फ्लोरिडा में 19 किड्स एंड काउंटिंग स्टार डगर पर गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत आरोप है कि उसने 12 साल से कम उम्र की पीड़िता और 2020 में फ्लोरिडा की छुट्टी के दौरान 9 साल की लड़की का यौन शोषण किया। साथ ही 18 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति द्वारा अश्लील यौन व्यवहार किया गया। इसी समय वह और उनकी पत्नी 27 वर्षीय केंद्रा भी अरकानसस में आरोपों का सामना कर रहे हैं, जो जाहिर तौर पर इन चल रही जांचों का हिस्सा हैं। वह अधिकारियों ने उन पर नाबालिग के कल्याण को खतरे में डालने की 4 मामूली आपराधिक धाराएं और 4 बार दूसरी डिग्री की अवैध हिरासत की धाराओं में आरोप लगाए हैं। स्पष्ट रूप से कहूं, हमें नहीं पता ये किससे जुड़ा है। शायद उनके बच्चों का मामला हो। उनके 4 बच्चे हैं। यह रिपोर्टिंग के अनुसार है, लेकिन हम ठीक पुष्टि नहीं कर सकते कि यह किस बारे में है। हमें यह पता है कि उन्होंने जमानत ली है। हमें यह भी पता है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। जहां तक जोसेफ का सवाल है, हमने इसके बारे में पहले भी एक साइड बार में बात की थी। उन्होंने फ्लोरिडा के बे काउंटी कोर्ट में अपनी पहली कोर्ट में पेशी दी थी। फिर से बता दूं, हमने पहले भी उस सुनवाई को कवर किया था। उन पर $6 लाख की जमानत लगी थी। वो जमानत पर बाहर आकर अब रिहा हो गए हैं। हम जिन बातों पर जोर दे रहे हैं उनमें से एक है जोसेफ की वे बातचीत जो कथित तौर पर होती रही हैं। उन्हें फ्लोरिडा प्रत्यर्पित किए जाने से पहले अरकानसस के वॉशिंगटन काउंटी डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। हमने उनकी पत्नी से फोन पर हुई बातचीत को कवर किया। केंद्रा, हाय। फिर से सुनो, बस ये जान लो कि हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा ट्रैविस। क्या ट्रैविस तुमसे संपर्क कर पा रहा है? हाँ, मैं ट्रैविस से बात कर रही थी। ठीक है, अच्छा। अभी वो मेरे वकील है। मुझे नहीं पता, क्या तुम्हें ये पता है? मैंने उनसे मेरा वकील बनने के लिए कहा था। हाँ, मुझे नहीं पता था कि हमने किसके साथ देखा था। अरे, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए है। मेरा मतलब है वो तुम्हारे साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये बस मैं ही हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे किसी की जरूरत है बच्चों वगैरह से जुड़े मामले के लिए। लेकिन अब हमारे पास लिखित संवाद हैं। हमारे पास ये ईमेल्स हैं, ये संदेश हैं जो जोसेफ और उसके परिवार के सदस्यों के बीच हुए हैं, जिनमें केंद्रा भी शामिल है। मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या उजागर कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपने दोस्त, पूर्व पाम बीच काउंटी स्टेट अटर्नी डेव एहरनबर्ग को बुलाना चाहता हूं। डेव, आपको देखना अच्छा लगता है। धन्यवाद। आपके साथ वापस आकर अच्छा लगा जेसी। इससे पहले कि हम इसमें शामिल हों, बस सबको बता दें कि आप अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा मजेदार चीजें करते रहते हैं। आपके पास अपना सबस्टैक है और बाकी चीजें भी हैं। तो सबको बताएं कि वे आपको और आपकी जानकारी कहां पा सकते हैं और आप क्या करते हैं। हाँ, मेरा सबस्टैक डेव एरनबर्ग नाम से है और मेरी अपनी लॉ फर्म भी है, डेव एरनबर्ग लॉ। मेरे पार्टनर चाहेंगे कि मैं फर्म का प्रचार करूं। आप मुझे अन्य सोशल मीडिया पर भी पा सकते हैं। मुझे आपके साथ इस शो पर आना अच्छा लगता है। मुझे भी आपके साथ होना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले आमतौर पर बात करें तो कैदी, बंदी, उनके पास एक मैसेजिंग सिस्टम होता है जिसका वे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसा होता है? क्या वो ईमेल जैसा है?
क्या वो कंप्यूटर जैसा है? वे ईमेल भेज या संदेश प्राप्त कर सकते हैं। यह कैसे काम करता है? हाँ, ये सरकारी है, हमेशा काम नहीं करता और धीमा भी हो सकता है। और वास्तव में मुझे लगता है कि डगर ने एक संदेश में इन ईमेल की गति को लेकर कुछ निराशा भी जताई है। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप बाहरी दुनिया से संवाद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें से कुछ चीजों को देखते हैं और मैं ये समझना चाहता हूं कि इसका महत्व क्या हो सकता है। उदाहरण के लिए आपके पास यह संदेश है। यह 20 मार्च की सुबह का है, जहां जोसेफ फिर से, ऐसा लगता है कि जोसेफ की तरफ से है, वो लिखता है, हे बेब, जो बोल रहा हूं, यह ईमेल सिस्टम पर टाइप करना मुश्किल और समय लेने वाला है। मैंने इससे कहा था कि वो तुम्हें कुछ बताए। मैं लॉकअप में 23-24 घंटे रहता हूं, लेकिन मैं तुमसे और बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। मुझे नहीं पता कि मुलाकात के लिए क्या स्थिति है, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहां 1 हफ्ते से हूं। डेव, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं यहीं रुकना चाहता हूं। हमने पहले भी इस पर चर्चा की है और उसके बारे में कुछ और संदेश भी आने वाले हैं। शायद वह एकांतवास में रहा हो। क्या यह व्यवस्था तुम्हें अजीब लगती है? क्यों? उसके साथ ऐसा क्यों होगा कि वो अलग थलग कर दिया जाएगा? कुछ कारण हो सकते हैं, वे उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल शख्सियत है। जेल में वो निशाना बन सकता है। साथ ही उस पर एक नाबालिग के साथ अश्लील और आपत्तिजनक व्यवहार का आरोप भी है। इससे आप सबसे निचले पायदान पर आ जाते हैं। टोटम पोल आधिकारिक रूप से आपका मतलब है जैसे वह खतरे में हो सकता है, ओह, उसे निशाना बनाया जा सकता है, जानते हो, जब आप एक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या आप पर ऐसा आरोप हो। सलाखों के पीछे आपको सबसे नीच समझा जाता है, इसलिए आप पर हमला हो सकता है और आपके सिर पर इनाम भी हो सकता है। क्योंकि वो डगर है और लोग जानते हैं कि वो कौन है, तो हाँ, मुझे लगता है कि वे उसकी अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं इन संवादों में जाना चाहता हूं। हेंड्रा के साथ, अन्ना के साथ भी संवाद हैं, तो मैं मानता हूं कि यह अन्ना डगर है। तो उसकी भाभी याद है, जो उसके भाई जोश से शादीशुदा है, जो बाल यौन शोषण सामग्री प्राप्त करने के लिए 12 साल की सजा काट रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अन्ना है। तो आप इस संदेश को देखें। 21 मार्च 2026 सुबह 11:47 बजे का। जोसेफ भाई, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हम तुमसे प्यार करते हैं। मदद चाहिए हो तो बताओ। शायद मैंने तुम्हारे खाते में पैसे डाले हैं। मुझे कॉल और वीडियो कॉल करना याद नहीं। अगर तुम्हें केंद्रा से कॉल पर बात करनी है तो सेटअप में मदद कर सकता हूं। ध्यान रहे, वकील के बिना कानूनी बातों पर चर्चा मत करना। इन संदेशों, कॉल्स और वीडियो चैट्स की हर बात रिकॉर्ड कर अभियोजकों को दी जाती है। क्या वे तुम्हें एकांतवास में रखेंगे या सामान्य बैरक में भेजेंगे? जोशुआ का वॉशिंगटन काउंटी में अनुभव सुरक्षित था। अगर आपकी सेहत या सुरक्षा को लेकर कोई चिंता है तो कृपया मुझे बताएं। व्यावहारिक रूप से मुझे लगता है कि कमिश्नरी में 2 हफ्ते की देरी है। अगर आपको समय के बारे में पता चले तो वो मददगार होगा। अगर आप वहां रुकेंगे तो हम आपके लिए कुछ भेजना चाहेंगे। आज मैंने केंद्रा से 30 मिनट बात की। हैरान हुआ कि गंभीर हालात में भी वो इतनी स्पष्ट और केंद्रित थी। वो आपसे बहुत प्यार करती है। वो फोन पर बहुत मजबूत थी। बस बच्चों से 1 महीने न मिल पाने की बात पर भावुक हुई। मेरा दिल आप सभी के लिए दुखता है। मुझे यकीन है वो जरूर जीतेंगी। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। केंद्रा अद्भुत महिला हैं। उनके जीवन में भगवान की कृपा है। वह अनमोल रत्न है। जान लो कि भगवान हमारी चट्टान है। वो हमारा किला है। वो हमारी शरण है। वो हमारे रक्षक हैं। वो हमारी ताकत हैं। वो हमें हर उस तूफान से निकाल लेंगे जिसका हम सामना करते हैं। आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आपसे प्यार करता हूं, अन्ना। इस पर काफी बातें हैं, डेव। क्या केंद्रा पर लगे आरोप ही वजह है कि वो 1 महीने तक बच्चों से नहीं मिल सकती? ये वो बात है जो मैंने पहले भी साइड बार में सोची थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने एक रिकॉर्डिंग में बच्चों की आवाज सुनी थी और मैंने कहा था, अगर केंद्रा जिन आरोपों का सामना कर रही है वो उसके बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो वो अपने बच्चों से संपर्क नहीं कर पाएगी। सही है, केंद्रा पर बच्चों को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बच्चों के कमरों के दरवाजों पर बाहर से ताले लगे हुए थे। ये अपुष्ट स्रोत है जिसने कुछ लोगों से बात की थी, सही? लेकिन ये बच्चों को खतरे में डालना माना जाएगा क्योंकि आग लगने पर अगर बच्चे अंदर फंस जाएं, यही कारण बन सकता है। लेकिन फिर भी जब आप पर अपने ही बच्चों को खतरे में डालने का आरोप लगता है तो आप वापस जाकर अपने बच्चों की कस्टडी नहीं ले सकते जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता। ये दिलचस्प था क्योंकि हमें पहले ईमेल नहीं मिले, सिर्फ
फोन कॉल्स मिले थे। केंद्रा और जोसेफ की कॉल्स में कुछ मान लेने जैसा संकेत था। हमें जो बोल रहे हैं उसमें थोड़ा सावधान रहना होगा। उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन थोड़ा बहुत इशारा जरूर किया। और इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि किसी भी कॉल की शुरुआत में कहा जाता है ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, और आप और मैं दोनों जानते हैं कि ये कॉल्स ट्रायल में अभियोजकों द्वारा सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। आपने इस हिस्से के बारे में क्या सोचा जब आप सुनते हैं कि अन्ना उसे ये लिख रही है? ये बताता है कि वे पहले भी इससे गुजरे हैं, नए नहीं हैं। मैं 12 साल तक अभियोजक रहा। हमें जेल से की गई कॉलें पसंद हैं, भले ही रिकॉर्डिंग बताती है कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है। किसी कारण से उनका दिमाग और बातों में कनेक्शन नहीं बनता, क्योंकि वे सब कुछ बोल देते हैं। हम कॉल्स घंटों सुनते थे और ढेर सारी काम की सामग्री मिल जाता था। ईमेल्स के लिए भी यही होता है। उन्हें बताया जाता है ये एक ऐसा सिस्टम है जो सार्वजनिक है, हर कोई इसे प्राप्त कर सकता है, सिर्फ अभियोजक ही नहीं बल्कि फ्लोरिडा के बहुत व्यापक सार्वजनिक अभिलेख कानूनों के तहत इसे जनता के लिए भी जारी किया जा सकता है। उन्हें अब इसकी जानकारी है। वे नए नहीं हैं। पहले वे राज अगल देते, लेकिन अब वे ज्यादा सतर्क रहेंगे। इन संचारों के संबंध में कोई गोपनीयता की उम्मीद नहीं है। ये सब सामने आ सकते हैं। ये सब संभावित रूप से प्रासंगिक है। मेरा मानना है कि सवाल यह भी बनता है, जो मुझे भी दिलचस्प लगा, और हम इसके बारे में थोड़ी और सुनेंगे। जब हम परिवार की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक हद तक जिन आरोपों का वे सामना कर रहे हैं उसके बावजूद अब परिवार का समर्थन मौजूद है। केंद्रा पर जो आरोप हैं वे वही नहीं हैं जो फ्लोरिडा में उस पर लगाए गए हैं। ठीक है, ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि वह फ्लोरिडा केस के बारे में जानती थी या उसमें शामिल या जुड़ी हुई थी। हाँ, लेकिन जब आप उस पर लगे आरोपों के बारे में सोचते हैं तो यह दिलचस्प है। अरकानसस में भी उन पर आरोप लगे हैं और उनकी बातचीत में वे इसका थोड़ा जिक्र करते हैं। क्या यह वही बात है कि अरकानसस में जो उस पर आरोप हैं उसमें कोई गलतफहमी है, या वे उसका बचाव कर रहे हैं इन आरोपों के खिलाफ, या फिर ऐसा नहीं है? आप जानते हैं, ये वही नहीं है जिसका वो सामना कर रहा है। वो तुरंत उसकी रक्षा के लिए नहीं आ सकता। ऐसा लगता है अन्ना की उस बातचीत से जैसे केंद्रा ही ऊपर आएगी, वही इसमें जीतने वाली है। मुझे लगता है इससे पता चलता है कि वे आरोपों को कैसे देखते हैं। सबसे पहले ये कम गंभीर आरोप है। ये गंभीर अपराध की तुलना में मामूली अपराध हैं। उन्हें केंद्रा बहुत पसंद है। वे मानते हैं कि वो अच्छी इंसान और मां हैं, इसलिए इससे बाहर आ जाएंगी। वे अपने विश्वास पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि इसमें जीतेंगे। मुझे लगता है कि केंद्रा की स्थिति की पूरी जानकारी नहीं है। शायद उन्हें कुछ ऐसा पता हो जो हमें नहीं पता। फिलहाल हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। लेकिन जब बात पति की आती है, मेरा मतलब है, तो उनका बचाव करना मुश्किल है, और उन्होंने खुद रिकॉर्डिंग में इसे स्वीकार किया है। कथित तौर पर उसने रिकॉर्डिंग में ये स्वीकार किया था। कथित तौर पर उसने एक जासूस और पीड़िता या कथित पीड़िता के पिता के सामने भी ये बात स्वीकार की थी। सही है, तो ये कहना मुश्किल है कि वो जीत कर बाहर आएंगे। ठीक है, सबको याद रहे, मेरे पास जिम बॉब की बातचीत भी है जो मैं दिखाऊंगा। पिता ने जोसेफ को कुछ लिखा था जो मुझे दिलचस्प लगता है। वापस जाएं तो लगता है कि जोसेफ अन्ना को जवाब लिख रहा है। 21 मार्च शाम 6:23 बजे। हन्ना, धन्यवाद, पैसे मिल गए, बहुत धन्यवाद। मैं एकांत कोठरी में हूं, लेकिन मुझे बाइबल मिली है जिससे हिम्मत मिल रही है। आज भजन संहिता पढ़ी। कीबोर्ड से टाइप करना मुश्किल है। हौसला बढ़ाने वाले संदेश के लिए धन्यवाद, बहुत मायने रखता है। मैं उसके बहनोई ऑस्टिन फोर्सेथ के बारे में भी बात करना चाहता हूं, जिनकी शादी उसकी बहन जॉय अन्ना डगर से हुई है। दिलचस्प बात यह है कि जोसेफ की गिरफ्तारी पर जोयन्ना ने बयान दिया था। मेरे भाई के बारे में जो कुछ सामने आया है वो दिल तोड़ने वाला और बेहद परेशान करने वाला है। मेरा दिल पीड़िता के साथ है और हुए दर्द और नुकसान से मैं व्यथित हूं। मैं इस हफ्ते बहुत व्यथित हूं और इसे समझने के लिए समय ले रहा हूं। मेरी कुछ प्री फिल्म कमिटमेंट्स हैं जिन्हें पोस्ट करना है, लेकिन मैं परिवार के साथ समय बिताऊंगा। दुआओं के लिए धन्यवाद। अब यह वास्तव में उन अन्य संदेशों के साथ मेल खाता है जो परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए थे, जहां ऐसा लगता है कि न केवल आरोपों को स्वीकार किया गया है, बल्कि मेरा मतलब है मैं यह तर्क भी दूंगा। ऐसा लगता है कि वे इस बात को मान रहे हैं। वे मान रहे हैं कि उसने यह किया है। हाँ, जब तक दोषी साबित न हो जाए तब तक वह निर्दोष है। लेकिन यह एक काफी मजबूत संदेश है। ऑस्टिन फोर्सेथ, जो उनके पति हैं, 25 मार्च 2026 को रात 11:41 बजे कथित तौर पर जोसेफ को लिखते हैं, जो ये ऑस्टिन है, मैं चाहता हूं कि तुम जानो मैं तुमसे प्यार करता हूं। यीशु तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हें अपने और करीब ला रहे हैं। मैं तुम्हारे मुद्दों पर यहां चर्चा नहीं करना चाहता, सिर्फ वकील से बात करो। जान लें
भगवान इंसान के पाप के बावजूद उसके भले के लिए काम करते हैं। मैं भगवान की स्तुति करता हूं कि पिछले 1.5 साल में हम आप लोगों के करीब आए। हमें पता था कि केंद्रा को मदद चाहिए होगी। हम उसकी मदद कर रहे हैं और करेंगे। जोसेफ लिखते हैं, केंद्रा के समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसा परिवार होना खास है। मैं उन सभी का आभारी हूं जो मदद को आगे आए। आप सभी से बहुत प्यार करता हूं। और वैसे इस फोन कॉल को बस इसे सुनिए। ये फोन कॉल उनकी पत्नी केंद्रा के साथ है। कॉल के एक हिस्से में फिर से ये तर्क को मजबूत करता है। ऐसा लगता है कि उनका परिवार उनके साथ है। और ये बस वे होने वाले हैं। जोय, मेरी तरफ से धन्यवाद। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वो आपके लिए सबके दौरान वाकई में कमाल की रही हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उसे खास तौर पर बताएं। मम्मा भी यही चाहती है। खास तौर पे मुझे नहीं पता और कौन कौन इसमें शामिल है। मुझे इतना पता है पूरा पूरा परिवार। उन सब की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं जिनमें वे मदद कर रहे हैं। मेरा मतलब है जैसे कुछ लोग बच्चों से जुड़े काम संभाल रहे हैं और कुछ लोग मेरी मदद कर रहे हैं। ये लोग वकील की व्यवस्था कर रहे हैं। ये लोग कारोबार से जुड़े काम संभाल रहे हैं। मेरा मतलब है पूरी फैमिली सच में ऐसे है कि हम आप लोगों से प्यार करते हैं और आपके लिए यहाँ हैं। लेकिन उन्होंने कहा हम तुम्हारे लिए कोई भी फैसला नहीं लेना चाहते। उन्होंने बस इतना कहा, हम तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ हैं। और मैं परेशान थी क्योंकि मैं सोच रही थी मुझे बस ये जानना है कि आप जानते हैं किसी न किसी तरह क्या चल रहा है। लेकिन मैं ऐसी परिस्थितियों में बिल्कुल भी बोझ नहीं उठा सकती। हाँ, वो कहती है कि अगर आप असहज हों और कुछ नहीं चाहती तो सब आपसे आपकी राय पूछते हैं। ये मेरी बातें हैं तो मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं सब कुछ संभालना चाहती हूँ और मुझे सलाह चाहिए लेकिन मैं नहीं चाहती। हाँ, लेकिन मैं इससे जूझ रही हूँ। हाँ, जैसे बहुत सारी मदद मिल रही है। मदद लेना मुश्किल होता है, मैं जानता हूँ। हाँ, ये ऐसा है। मेरी जरूरत है। मुझे पता है। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं भी, आप जानती हैं, ज्यादा देर तक अकेली नहीं रह सकती। हाँ, मुझे लगता है असल में इससे पहले जब ये शुरू हुआ हमें लगा कि हमें लोगों के बीच रहना चाहिए क्योंकि हम काफी समय से उनसे दूर थे। हमें इसकी जरूरत है। लोगों के बीच रहना हमारे लिए फायदेमंद था और अच्छा है कि आप अब भी ऐसा कर रहे हैं। तो डेव, मुझे लगता है ये दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ तो ऐसा लगता है कि वे मान रहे हैं कि उसे दोषी ठहराया जा सकता है और वे शायद उसी पक्ष में हैं। वे तो कथित पीड़ित भी नहीं कहते, सीधा पीड़ित कहते हैं, है ना? इंसान के पाप की बात कर रहे हैं। क्या यहाँ दो बातें चल रही हैं जहां वे और मेरा मतलब उनके लिए कुछ कहना नहीं है। मैं बस उनकी बातों को देख रहा हूं। हो सकता है वे मानते हों कि उसने ये किया है, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे पाप हुआ है, तुम इससे बाहर आ सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा। ये उस कंट्रोल्ड कॉल से मेल खाता है जिसमें उसने माफी मांगी थी और कहा था ये मेरे अंदर का पापी है। मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, लेकिन उनका नजरिया है कि इंसान नश्वर है और गलतियां करता है। शायद वे उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन लगता है वो जल्दी रिहा नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसे यहाँ देखने की एक और बात यह है कि इंसानी नजरिए से देखें तो ये मदद करता है अगर आपके पास बाहर परिवार और दोस्त हों जो इस दौरान आपका साथ दें, और अब उसे रिहा कर दिया गया है। लेकिन क्या इससे आपको ये अंदाजा मिलता है कि क्या परिवार के सदस्य इस कानूनी मामले, इस आपराधिक मामले के दौरान किसी रूप में उसके लिए गवाह बन सकते हैं? सजा सुनाते समय, क्योंकि अगर वो दोषी कबूल करता है तो वे आकर कह सकते हैं, जज साहब वो एक अच्छे इंसान हैं जिन्होंने बस एक गलती कर दी। वो अपनी हरकतों की जिम्मेदारी लेता है। अगर वो मुकदमे में जाता है और दोषी पाया जाता है तो वे फिर भी ऐसा कर सकते हैं। वे फिर भी कह सकते हैं जज साहब उस पर नरमी बरती है, क्योंकि सजा सुनाना जज के ऊपर निर्भर करता है और सजा के लिए कुछ दिशा निर्देश होते हैं। जब परिवार आपके साथ हो तो उसका अलग महत्व होता है। मैं फिर से उस बातचीत पर आना चाहता हूं। जोसेफ लिखते हैं, 26 या 22 मार्च 2026 सुबह 8 बजे। अरे अन्ना, क्या तुम केंद्रा को बता सकती हो कि मेरी तरफ तो यही दिख रहा है कि मेरा ईमेल उसे भेजा जा चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे अभी भी उसे स्वीकार करना है। शायद वो अपना स्पैम फोल्डर या कुछ और चेक कर लें।
मैं उसे एक और ईमेल भी भेजूंगा। यहाँ संदेशवाहक बनने के लिए धन्यवाद। अन्ना शायद जवाब में लिखती हैं, केंद्रा को भेज दिया। क्या आप सामान्य बैरक में हैं या एकांत कारावास में, जहां रोज सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर निकलने दिया जाता है? आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। कृपया बताएं मैं कैसे मदद करूं। जोसेफ कहते हैं, मैं एकांत कारावास में हूं। फिलहाल मुझे रोज सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर निकलने मिलता है और मैं बाइबल भी बहुत पढ़ रहा हूं। इससे दिन भर मेरा हौसला बना रहता है। ये केंद्रा की कॉल से भी मेल खाता है। वे धर्म पर काफी बात करते हैं। ऐना शायद जवाब देंगी, आप जेल के पादरी से मिलने का अनुरोध कर सकते हैं। वो आपको और किताबें दे सकते हैं और केंद्रा की फोन पर मदद कर सकते हैं। जोसेफ शायद जवाब देते हैं, आप उसे बता सकते हैं कि मैंने पता कर लिया है कि कैमरा कैसे एडजस्ट करना है, तो अगर वो अपनी तरफ से सेटअप कर ले तो हम वो ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये बातचीत या कॉल की तकनीकी व्यवस्था के बारे में है। जोसेफ शायद कहते हैं, अब वापस जा रहा हूं। या ऐना लिखती हैं, वो आपको बहुत प्यार करती हैं। और अब हम केंद्रा के साथ हुई इन बातचीतों पर आते हैं। वैसे उसके पिता का भी एक मैसेज है जिस पर मुझे भी बात करनी है। ठीक है, जिम बॉब से 23 मार्च 2026 सुबह 8:16 बजे। जोसेफ शायद लिखते हैं, टेस्ट, तुम्हारा नया कांटेक्ट मेरे मैसेजिंग साइट पर मिला। उम्मीद है तुम ठीक हो। लव यू स्वीटी। दिल दिल दिल। चांद तक और वापस जितना प्यार करता हूं। केंद्रा जवाब देती हैं, मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया। मैं तुमसे प्यार करती हूं। हिम्मत मत हारना। 24 मार्च तुमसे बात कर बहुत अच्छा लगा। मेरा मानना है कि यह जोसेफ की ओर से है। तुम्हारी आवाज सुनना अच्छा लगता है। उम्मीद है तुम्हारा दिन शानदार हो। भजन संहिता 54 में मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और व्यक्तिगत सर्वनामों की जगह आपका नाम ले रहा हूं। उस हिस्से ने मुझे काफी सांत्वना दी। सारे भजन जो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं वे हैं 8, 18, 54, 86, 91, 119 और 139। अगर मौका मिले तो इन्हें सुनना। अगर जरूरत हो तो गीत के रूप में भी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। केंद्रा लिखती हैं, 25 मार्च आपसे बात करना अच्छा लगा। आपसे प्यार है। और फिर एक समय पर केंद्रा ने जोसेफ को मेगन वुड्स के गाने के बोल भेजे। ऐसा लगता है कि उन्होंने लिखा, 26 मार्च 2026 रात 9:28। तुम्हारा पसंदीदा गाना है। मुझे उम्मीद है ये शब्द तुम्हारे मन में गूंजेंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूं और ये बोल पढ़कर सुना रहा हूं क्योंकि ये दिलचस्प है। हम इस पर बात करेंगे। एक झूठ को कितनी बार सुनने पर तुम उस पर विश्वास करने लगते हो? दुश्मन बार बार मेरे कान में फुसफुसाता है। मैं कसम खाता हूं इन दिनों यही सुनाई देता है। पहले जानता था मैं कौन हूं, अब आईने में खुद पर यकीन नहीं रहता। प्रभु, अब और झूठ नहीं सुनना चाहता। सच ये है कि मैं अपने पिता का बेटा हूं। मैं उन्हें गर्व और खुशी देता हूं। मुझे एक परिपूर्ण राजा की छवि में बनाया गया है। वो मुझे देखते हैं और मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहूं। सच तो ये है कि मैं सच में उस भगवान द्वारा प्यार किया जाता हूं जो तब भी अच्छा है जब मैं अच्छा नहीं हूं। मैं झूठ का हिस्सा नहीं हूं, मैं आपका हूं। और यही सच है। जब मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में बहुत शोर है, जैसे कोई बिना किराए के रह रहा हो, तब स्वर्ग मुझे एक शांत, धीमी आवाज में ढूंढ लेता है और वो आवाज कृपा जैसी लगती है। जब मैं आईने में देखता हूं और मुझे इतना यकीन नहीं होता, तब आप मुझे याद दिलाते हैं कि मैं कौन हूं। प्रभु, मैं अब और झूठ नहीं सुनना चाहता। सच्चाई ये है कि मैं अपने पिता का बेटा हूं। उन्हें मुझ पर गर्व होता है। मैं उन्हें मुस्कुराने की वजह बनता हूं। मुझे एक परिपूर्ण राजा की छवि में बनाया गया है। वह मुझे देखता है और कुछ भी बदलना नहीं चाहता। सच्चाई ये है कि मैं सचमुच उस भगवान का प्रिय हूं जो तब भी अच्छा है जब मैं अच्छा नहीं होता। मैं झूठ का हिस्सा नहीं बल्कि आपका हूं और यही सच है। मुझे पता है मैं कौन हूं क्योंकि मैं जानता हूं आप कौन हैं। आपको थोड़ी समझ आ गई होगी। कुछ बोल दोहराएं। देव, पहले गाने से शुरू करें। क्या इसमें से कुछ सीखने लायक है? क्योंकि एक तरफ आप कह सकते हैं शायद ये उसका पसंदीदा गाना है, वो उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है, या फिर हम बोलों को देखें और कहें, क्या ये हमें कुछ बताता है? वो जब सारी झूठ की बातें कर रहा है तो वो किस बारे में बात कर रहा है? क्या वो अब आरोपों से इनकार कर रहा है? कुछ बातें तो उसकी जिम्मेदारी स्वीकारने जैसी हैं। वो कमजोर है और इंसानी कमजोरियों से ऊपर उठने के लिए आस्था को रास्ता बनाएगा। दूसरी ओर जो झूठों पर है
मैं झूठ सुनकर थक गया हूँ। वो किस बारे में बात कर रहा है? क्योंकि अगर इससे पता चलता है कि उसे पछतावा नहीं है तो ये उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और यह सबको एक अंदाजा देने के लिए आप केंद्रा और जोसेफ के बीच उन संदेशों को सुने जो प्यार से भरे हुए लगते हैं। आप केंद्रा के साथ रिकॉर्ड की गई जेल की फोन कॉल्स के साथ साथ ये संदेश भी पढ़ते हैं। ये सिर्फ एक नमूना है। हाँ, मुझे पता है। बात ये थी कि जब मैं यहाँ पहली बार आया तो मेरा दिमाग बहुत तेज चल रहा था, इसलिए उसे धीमा करना पड़ा। इससे शांत होने में थोड़ा समय लगा और फिर मैंने सोचा, पता है क्या, मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ हूँ। मुझे बस वही अपनाना है जहाँ भगवान ने मुझे रखा है, और जहाँ हूँ वहीं सेवा करनी है, जैसे यूसुफ ने किया था। मैंने यूसुफ की कहानी पढ़ी कि कैसे उसे वही रहना पड़ा जहाँ वो था, और उस स्थिति को अपनाना पड़ा और भगवान की सेवा करनी पड़ी। हाँ, ये सच है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम हिम्मत बनाए रखो। मुझे लगता है कि मैं अभी तुम्हारे लिए उतनी मौजूद नहीं रह पा रही हूँ। तो मैं जानती हूँ कि प्रभु ये सही है, क्योंकि मैं अपनी ही लड़ाइयों से जूझ रही हूँ। हाँ तुम बहुत सारी चीजें कर रही हो बेटा। हाँ, तो मैं बस ऐसे ही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बता रही थी, मैं कल रात अपने दिमाग में इसे सुलझाने की कोशिश कर रही थी, और मैं सोच रही थी मेरी प्राथमिकता तो बच्चे हैं, मैं बस इसी पर ध्यान दे पा रही हूँ। मैं तुम्हारे कॉल्स उठाने की कोशिश करूंगी, लेकिन अभी मुझे बच्चों के लिए और अपने लिए सब कुछ करना है, क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। सच कहूँ तो मुझे रात में सिर्फ 7 घंटे की नींद मिली, नहीं उससे पिछली रात 6 घंटे, और मुझे थोड़ा खाना भी मिला। और दिन के अंत में मैं फलाह के साथ एटीवी ड्राइव पर गई, और वो बहुत शानदार था, और हम बस संगीत, भक्ति संगीत सुनते हुए हंसते रहे, और हमने दिल खोलकर गाना नहीं गाया। घर पहुंचकर मैंने थोड़ा खाया, जो शायद पूरे हफ्ते में सबसे ज्यादा था, और मुझे थोड़ी ताकत मिली जिससे मैं चल सकी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मैं थी। हाँ, और इसलिए मैं नहीं कर सकती। तो खैर, मैं ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही है, मेरे कोच यहाँ कह रहे हैं कि अपना ध्यान रखो ताकि आप बच्चों के लिए अच्छे फैसले ले सको। तो मैं वही कर रही हूँ, और इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए और डानम के लिए और इन सब के लिए कैसे वहाँ रहूँ, और इसलिए ये पूरी तरह से ठीक है। मैं ठीक हूँ, बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। तो मैं ठीक है, मुझे पता है। और मैं सच में सराहना करता हूँ कि आप मेरी कॉल्स उठाते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ सुनना मेरे लिए बहुत हिम्मत देने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि मैं हमेशा आपकी प्यारी हंसी के बारे में सोचता हूँ। क्या बच्चे ठीक हैं? जितना मैंने सुना है वे अच्छे हैं। ये अच्छा है, ठीक है। हाँ, मुझे नहीं पता आप क्या जानते हैं। हाँ, मैंने अभी तक ट्रैविस से बात नहीं की है, लेकिन मैं करूँगा। डेव, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम और मैंने इस बारे में बात की थी कि केंद्रा जोसेफ के साथ एक ही सोच पर होगी या नहीं। उनके अलग अलग वकील रखने की भी बात हुई थी। हमने ये भी चर्चा की थी कि क्या वो उसके खिलाफ गवाही दे सकती है। वे एक हद तक एकमत नजर आते हैं। यहाँ वैवाहिक विशेषाधिकार लागू है, इसलिए उसके खिलाफ गवाही देना मुश्किल है, लेकिन वो उसकी टीम में दिखती है, जैसे वो उस पर विश्वास करती है, भरोसा करती है, और अगर कोई तरीका होता तो वो गवाही देती कि वो अपने बच्चों के सामने भी उस पर भरोसा करती है। दूसरी तरफ उस पर खुद भी बच्चों को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ सजा के चरण में ही उसके मुकदमे में भूमिका निभा सकती है। जब उसे दोषी ठहराया जाएगा या वो कबूल करेगा, तब वो कह सकती है, मान्यवर, मैं इस आदमी को किसी भी और व्यक्ति जितना अच्छी तरह जानती हूँ। ये अच्छा पिता है, बस गलती हो गई, इसे सुधारने का मौका दें, इसकी जिंदगी ना खत्म करें। मुझे नहीं पता कि उस कथित 2020 की छुट्टी में उसकी क्या भूमिका थी, जिसके कारण फ्लोरिडा के आरोप लगे हैं। चाहे वो वहां थी या नहीं, या उसे उस यात्रा के बारे में पता था या नहीं, क्या अभियोजन पक्ष उसे किसी भी रूप में बुला सकता है? उसे वैवाहिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। शायद, लेकिन मैं साफ कर दूं, वो उनकी बातचीत की गवाही नहीं दे सकती। पर क्या वो कह सकती है कि 2020 में यात्रा हुई थी जिसे उसने देखा था? जोसेफ वहां गया था। क्या उसे गवाही के लिए बुलाया जा सकता है? सही है,
मेरी समझ में वो जो हुआ उसकी गवाह नहीं है, इसलिए उसकी जानकारी दूसरी गवाहों से मिल सकती है। मुझे नहीं लगता उसे बुलाया जाएगा। मुझे इस परिवार के मुखिया मुखियानी पर बात करनी है। तो जोसेफ के माँ और पिताजी। डगर परिवार के एक प्रवक्ता ने एक बार पीपल मैगजीन को बताया था, जिम बॉब और मिशेल इस पूरे मामले से दिल टूट गए हैं। वे अभी परिवार और केंद्रा के बच्चों की मदद व प्यार देने पर ध्यान दे रहे हैं। वे पीड़िता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिर से कह रहा हूं, कथित नहीं, पीड़िता। वे निजता की मांग करते हैं और इतने लोगों द्वारा दिए गए अच्छे शब्दों और प्रार्थनाओं की सराहना करते हैं। जेम्स डगर, ठीक है। जिम बॉब, 25 मार्च 2026, ठीक है। जोसेफ, मुझे अफसोस है कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। माँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। लगता है तुम्हारे सामने एक लंबा रास्ता है, लेकिन भगवान तुम्हें इससे निकाल लेंगे। तुमने कुछ बहुत बुरे फैसले लिए हैं, लेकिन अगर तुमने भगवान से माफी मांगी है, तो उन्होंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। केंद्रा ठीक है, भगवान पर भरोसा कर रही है। वह तुम्हें बहुत प्यार करती है। बच्चे ठीक हैं और परिवार मदद के लिए एकजुट है। कई बहनों और भाभीयों ने केंद्रा के साथ समय बिताया है। केंद्रा पर आरोप लगाना और गिरफ्तार करना गलत था। हमने उसकी मदद के लिए किसी को रखा है। हम दुआ कर रहे थे कि उस पर लगे आरोप हट जाएं। तुम्हें अपने भाइयों पर बहुत गर्व होगा और तुम उनके आभारी रहोगे कि वे सब कैसे आगे आए हैं और तुम्हारे बिजनेस की सारी जिम्मेदारियों में मदद कर रहे हैं और केंद्रा की भी मदद करा रहे हैं। अभी तुम्हें हालात स्वीकारने होंगे। ठीक है कि तुम भगवान से दया की प्रार्थना करो, पर हो सकता है आगे कई सालों तक तुम्हें इसके परिणाम झेलने पड़े। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान तुम्हें मसीही लोगों से प्रोत्साहन दिलाएं और तुम भी दूसरों को मसीह की ओर ले जाओ। चाहे तुम जेल में हो, भगवान तुम्हारे और परिवार के साथ हैं और इस कठिन समय से उबारेंगे। बाइबल में डेविड ने भी बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन उसने पश्चाताप किया और वो भगवान के दिल के करीब इंसान बन गया। तुम भी, जैसे यूसुफ जो जेल में था, मुश्किल हालात में भी अच्छा कर सकते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। हार मत मानना। भगवान ने तुम्हारी जिंदगी के लिए योजना बनाई है। प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी समझ पर नहीं। प्यार, पापा। यह बहुत कुछ उजागर करता है। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है। तो इसमें दो बातें हैं। पहली, उस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और दूसरी, क्या अभियोजक यूसुफ के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? दूसरे बिंदु पर नहीं, जब तक उसके पास सही जानकारी ना हो। अगर वो सिर्फ आरोपों पर विश्वास कर कह रहा है कि आपने गलत किया, तो वो अहम गवाह नहीं बनता। मैं जानना चाहता हूं कि वो इन आरोपों पर क्यों विश्वास कर रहा है और उसे क्या पता है। अतीत में क्या हुआ है? क्या अतीत में और पीड़ित हैं? इससे मेरे लिए सवाल और भी बढ़ जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा। लोगों ने बताया कि जिम बॉब जोसेफ के साथ फ्लोरिडा में उसकी पहली कोर्ट पेशी पर था। तो ये कहना दिलचस्प है। आप जानते हैं, ऐसा लगता है, देखिए, एक पिता का प्यार होता है, लेकिन साथ ही ये एक और संदेश जैसा है, जहां वे ये नहीं कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया को अपना रास्ता लेने दें। वो इस मामले में पूरी तरह निर्दोष है, उसे अदालत में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, या अभी कोई टिप्पणी नहीं है। इस मामले में लगता है कि कथित पीड़ित के पक्ष में झुकाव है और शायद उन्हें दोषी माना जा रहा है। मैं किसी के मुंह में शब्द नहीं डाल रहा, बस पढ़कर समझने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा ही लगता है। हाँ, शायद जोश के साथ अनुभव ने ही उन्हें इस मुकाम पर ला दिया जहां अब वो मानते हैं कि आरोप है तो आप दोषी हैं। मुझे नहीं पता। दिलचस्प घटनाक्रम है। देखते हैं आगे क्या होता है। डेव एहरनबर्ग, मिलकर अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद जेसी। और फिलहाल साइड बार पर हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह कृपया YouTube, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप अपना पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। मुझे X और Instagram पर फॉलो करें। न्यूज नेशन पर जेसी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार ईस्टर्न समयानुसार रात 11 बजे देखें। अगली बार मिलेंगे।